हाय देयर, ये MGT 502 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का 16th लेक्चर है। इस लेसन के अंदर भी आपको मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और इसकी स्लाइड आपसे शेयर की जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को ओपन करके आप स्लाइड को इजीली हमारे ब्लॉग से डाउनलोड कर सकेंगे। तो आज का जो लेसन है, ये लेसन है रिव्यू है पार्ट 1 का। पिछले 15 लेसन्स जो हैं उन लेसन्स के अंदर पार्ट 1 आपका कंप्लीट हो चुका है इस कोर्स का। तो इस लेसन के अंदर आपको एक रिव्यू दिया जा रहा है उन तमाम लेसन्स का। बेसिक ओबी मॉडल जो कि पहले लेसन के अंदर आया था। बेसिक ओबी मॉडल जो होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मॉडल, इसमें सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल होता है। हर शख्स जो है जारी बात है अलग है दूसरे शख्स से, तो ये इंडिविजुअल लेवल है और इंडिविजुअल्स का ग्रुप बनता है तो वो ग्रुप लेवल हो जाता है। जब ग्रुप्स बनते हैं इंडिविजुअल के, वो ग्रुप लेवल हो गया और बहुत सारे ग्रुप्स मिलके ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स लेवल हो गया। पार्ट 1 के अंदर जो इंडिविजुअल के बारे में है, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, एबिलिटी है, लर्निंग है, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड जॉब सेटिस्फेक्शन है, पर्सनालिटी एंड इमोशंस है, परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है, बेसिक मोटिवेशन कॉन्सेप्ट्स है, मोटिवेशन एंड इट्स एप्लीकेशन है। पार्ट 2 जो है वो ग्रुप का कॉन्सेप्ट है। ग्रुप के कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, इसको आप चाहिए तो पढ़ लीजिएगा, आगे डिटेल आएगी तो फिर एक्सप्लेन किया जाएगा आपको। और पार्ट 3 के अंदर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है। पार्ट 1 इंडिविजुअल के बारे में है, पार्ट 2 इस कोर्स का ग्रुप्स के बारे में और पार्ट 3 जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के बारे में। तो इस लेसन के अंदर पार्ट 1 का रिव्यू चल रहा है, तो यानी इंडिविजुअल्स के बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका रिव्यू चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर असल में है क्या? द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी करना और ग्रुप डायनामिक्स के बारे में स्टडी करना ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर। और ग्रुप डायनामिक क्या है? अब ग्रुप डायनामिक से मुराद प्रोसेसेस दैट अकर बिटवीन ग्रुप मेंबर्स, वो प्रोसेसेस जो वाक़ई होते हैं ग्रुप मेंबर्स के दरमियान, उनको ग्रुप डायनामिक्स कहा जाता है। फोर्सेस रीशेपिंग द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, अब इसमें पावर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज से मुराद जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ह्यूमन को आप ह्यूमन का मतलब तो आपको पता ही है कि इंसान को कहा जाता है, तो ह्यूमन रिसोर्स उन लोगों को कहा जाता है जो काम करने वाले जो लोग हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है। पावर होती है जाहिर बात है उनकी कल्चरल डाइवर्सिटी। आज के दौर में कल्चर जो है वो डाइवर्स है, मुख्तलिफ कल्चर बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ग्लोबलाइजेशन होती है, यानी कि वर्ल्ड वाइड एक इंट्रैक्शन है लोगों का आज के दौर में, और ये चीज़ काफ़ी है। और रैपिड चेंज जो है बहुत तेज़ी से आ रहा है और न्यू साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दरमियान। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर दोबारा आ चुका है, द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, ग्रुप डायनामिक के बारे में स्टडी करना ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग के अंदर। ऑर्गेनाइजेशनल वेरिएबल्स जो है इसमें दरमियान में एक तरफ ह्यूमन बिहेवियर है दरमियान में, और उसके इर्द गिर्द परफॉर्मेंस अप्रेजल है, उसका जायजा, परफॉर्मेंस का वर्क डिज़ाइन है, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन है, जॉब खुद है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और कम्युनिकेशन है। बिहेवियर क्या है? बिहेवियर इज अ फंक्शन ऑफ बोथ द पर्सन एंड एनवायरनमेंट। पर्सन है एक तरफ, एक शख्स है, और उसको जो एनवायरनमेंट मिल रहा है, दोनों चीज़ों से मिलके बिहेवियर सामने आता है किसी शख्स का। व्हाई डू वी स्टडी ओबी? आपको ओबी क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों आपको पढ़ना चाहिए ये सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का? इसलिए आप लर्न करते हैं, सीखते हैं, अपने बारे में भी आप सीखते हैं और साथ में ये भी सीखते हैं कि दूसरों के साथ किस तरह डील करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में डील करना एक नॉर्मल रूटीन में डील करने से काफ़ी डिफरेंट है। और आप अभी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं और फ्यूचर में भी आप बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनेंगे। और ऑर्गेनाइजेशंस इंक्रीजिंगली एक्सपेक्टिंग कर रही हैं इंडिविजुअल से कि वो टीम्स में काम करें एटलीस्ट सम टाइम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि लोग जो उनके वर्कर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो टीम में काम करें, सेपरेटली अलग-अलग होकर काम ना करें, बल्कि टीम में काम करें एटलीस्ट सम टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए तो करें, हर वक्त ना भी करें तो। और आप में से ऐसे लोग भी होंगे जो मैनेजर्स बनना चाहेंगे या एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे। जो जॉब करने चाहते हैं वो, उनमें से कई सारे लोग मैनेजर बनना चाहेंगे और अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च। सो इफ वी कैन अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स, अब ये पूरा एक ट्रायंगल है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स को समझ सकते हैं, सो वी कैन प्रिडिक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट एंड इट इज इजी फॉर अस टू इन्फ्लुएंस द इवेंट। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट्स को समझ सकते हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इवेंट्स को, और हमारे लिए आसान है इन्फ्लुएंस को इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करना। ओबी दोबारा आ गया कि ओबी क्या है? असल में सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ हाउ पीपल बिहेव इन ऑर्गेनाइजेशन। असल में ओबी है क्या? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सिस्टमेटिकली तौर पे स्टडी करना, किस तरीके से लोग ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं। असल में सब्जेक्ट है क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग किस तरह बिहेव कर रहे हैं,
इसके बारे में, इस चीज को समझना, क्योंकि जो बिहेवियर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों का होता है वो अलग अलग है, और जो नॉर्मल रूटीन में घर में या बाहर कहीं इंसान बिहेव करता है वो अलग चीज है। सो उसके बारे में ही स्टडी किया जाता है, और वो भी एक सिस्टमेटिक तौर पे स्टडी किया जा रहा है। एक ऑर्गेनाइज कोर्स आपके सामने मौजूद है, एक सिस्टमेटिकली तौर पे डिजाइन कोर्स आपके सामने मौजूद है। सो व्हाट मैनेजर्स डू, एक्चुअली मैनेजर्स करते क्या है, गेट थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरे लोगों के जरिए काम लेते हैं। दूसरे मैनेजर का काम ही होता है दूसरे लोगों से वो काम लेता है, डिसीजन लेता है, एलोकेट करता है रिसोर्स को, जहां जितने रिसोर्स की जरूरत होती है वहां उतने रिसोर्स को उतनी क्वांटिटी के अंदर वो एलोकेट करता है, डायरेक्ट करता है एक्टिविटीज ऑफ अदर्स टू अटेन गोल, दूसरों को डायरेक्शन देता है कि ये काम करना है ये काम करना है। लेकिन काम करने का मकसद क्या होता है, गोल को हासिल करना, असल मकसद तो गोल हासिल करना है, और अपना काम भी वो करता है ऑर्गेनाइजेशन में। सो व्हाट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन असल में एक ऐसी एंटिटी होती है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग काम करते हैं। सो ये एक सोशल एंटिटी होती है, यानी जिसकी एग्जिस्टेंस को उसके मेंबर और पब्लिक एट लार्ज भी परसीव करती है कि ये ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा गोल ओरिएंटेड होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन का कोई गोल होता है वो उसको अचीव करना चाहती है। डेलिबरेटरी स्ट्रक्चर्ड होती है, स्ट्रक्चर होता है पूरी की पूरी लेवल होता है, यानी कि एक जैसे टॉप मैनेजर है, मिडिल मैनेजर है, लोअर मैनेजर है, और उससे नीचे का फिर स्टाफ है। और उसके अलावा लिंक टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, आइसोलेशन में काम नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन, दुनिया से हट के काम नहीं करती, बल्कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, बैरूनी एनवायरनमेंट है, उसके साथ भी जुड़ी होती है ऑर्गेनाइजेशन, उसको रिस्पॉन्स भी करती है, वहां से इनपुट भी लेती है और उसको रिस्पॉन्स भी करती है। सो चैलेंजेस फॉर टुडेज ऑर्गेनाइजेशन, अब आज की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या क्या चैलेंजेस है आज के दौर में, एक ऑर्गेनाइजेशन को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सो ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर, जाहिर बात है ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड वाइड इंटरेक्शन है आज के दौर में, और स्पेशली इंटरनेट के आने के बाद तो ये काफी ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन है, और इसी तरह से डिफरेंट कल्चर्स जो है उनका भी सामना करना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, उनको समझना भी जरूरी है, ताकि लोगों के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेशन की जा सके। उसके अलावा हाई क्वालिटी लो कॉस्ट, अब हाई आज के दौर में लोग अच्छी क्वालिटी की चीज ढूंढते हैं और लो कॉस्ट भी है। और इंटरनेट पे जो जो लोग थोड़ा बहुत भी अ, जिन्होंने काम किया है, या फिर जो इंटरनेट से ऑनलाइन जो परचेज करते हैं, उनको इस बात का अंदाजा होगा कि किस तरीके से लोग जो है वो हाई क्वालिटी की चीज डिमांड करते हैं और लो कॉस्ट, क्योंकि इंटरनेट के जरिए इजीली पता चल जाता है कि कौन सी चीज की क्या प्राइस है। इसके अलावा मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स वो लोग जिनका इंटरेस्ट होता है बिजनेस में, मल्टीपल यानी कई सारे, एंड रैपिड पेस ऑफ चेंज, यानी कि जो चेंज आ रहा है आज के दौर में बहुत तेजी से आ रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज जो है बहुत तेज हो गया। सो अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी जो बिहेवियर है उसको उसको समझना, उसके जो बुनियाद है। सो इंसानी जो बिहेवियर आता है वो हेरिडिटी से आता है और इन्वायरमेंट। अब हेरिडिटी का मतलब वो चीज़ जो उसको नस्ली तौर पे मिली है, और इन्वायरमेंट वो जो उसके आसपास का जो माहौल है, उसके सराउंडिंग। सो वेरिएबल्स इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल बिहेवियर, वेरिएबल्स हैं कई सारे, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, असर डालते हैं इंसान के बिहेवियर पे। सो बिहेवियर जो है वो फंक्शन है पर्सन का और एनवायरनमेंट का। पर्सन कौन है, पर्सन से हमारा शख्स है। अब शख्स जो होता है, एक शख्स उसके अंदर उसके पास स्किल्स होती हैं, एबिलिटीज होती हैं, उसकी काबिलियत है, उसके स्किल्स है, उसका हुनर है, उसकी पर्सनैलिटी, हर किसी की अपनी पर्सनैलिटी, उसके परसेप्शन, उसके ख्यालात, उसकी यूनिक इंटरप्रिटेशन, उसके एटीट्यूड्स, हर किसी का एटीट्यूड अलग है, उसकी वैल्यूज हर किसी की अलग होती हैं, उसके एथिक्स, उसकी अखलाकियात। सो ये एक पर्सन के अंदर मौजूद होती है चीजें, और एक एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट उसको कहाँ से मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन से, जहाँ वो काम करता है, उसका वर्क ग्रुप और उसकी जॉब और उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी। तो इन दोनों चीजों से मिला के एक बिहेवियर सामने आता है। सो टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड बिहेवियर, जो वर्क रिलेटेड बिहेवियर होता है उसकी टाइप होती है, उसमें ज्वाइनिंग और द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना, रिमेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहना, वर्क मेंटेनिंग वर्क अटेंडेंस, जो वर्क अटेंडेंस है उसको मेंटेन करना, परफॉर्म करना रिक्वायर्ड टास्क, जो भी टास्क रिक्वायर्ड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो। और उसके बाद एग्जीबिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप। अब जो सिटीजनशिप बिहेवियर होता है, ये जो है एक ऐसी चीज है जो वॉलंटरी तौर पे कमिटमेंट होती है किसी शख्स की ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो उसके कॉन्ट्रेक्चुअल टास्क का हिस्सा नहीं होती, कॉन्ट्रेक्चुअल टास्क से हट के जो उसकी कमिटमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटरी तौर पे, उसको ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप या सिटीजनशिप बिहेवियर वगैरह उसको कहा जाता है। तो उसको दिखाना ये भी एक बिहेवियर है। सो व्हाई डू वी केयर एक्चुअली, सो परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ एबिलिटी, मोटिवेशन एंड अपॉर्चुनिटी। किसी भी शख्स की परफॉर्मेंस जो है वो तीन चीजों से आती है, उसकी एबिलिटी से, जो उसकी काबिलियत है, उसकी मोटिवेशन उसको जितनी मिल रही है, जितना वो मोटिवेट हो रहा है, और उसको जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है इन तीनों चीजों से। सो द पर्सन फिट जॉब, अब पर्सन फिट जॉब का मतलब क्या है, जॉब का फिट होना पर्सनैलिटी के मुताबिक, एक शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो उसके मुताबिक। जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है तो उसको इंटेलेक्चुअल किस्म की जॉब दी जाए, और जो फिजिकली तौर पे फिट है तो उसको फिजिकली किस्म का कोई काम दिया जाए करने के लिए। सो एबिलिटी का मतलब क्या है, मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म वेरियस टास्क। सो अब
एबिलिटी से मतलब ये होता है कि मेंटल एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज टू परफॉर्म वेरियस टास्क, यानी कि दिमागी और जिस्मानी जो है वो सलाहियत होना जिसके जरिए परफॉर्म किया जा सके बहुत से टास्क को। एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज मतलब द कैपेसिटी टू डू मेंटल एक्टिविटीज, यानी कि एक ऐसी सलाहियत होना जिसके जरिए मेंटल एक्टिविटीज को किया जा सके, दिमागी जो काम है उसको किया जा सके, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। नाउ द लर्निंग, अब लर्निंग का मतलब क्या है वैसे लिटरल मीनिंग तो सीखना। सो सीखा जाता है तो इसमें क्या होता है एक्चुअली अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर अकरिंग एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के जरिए एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज आता है बिहेवियर में इंसान के, क्योंकि लर्निंग के जरिए क्या होता है कि एक्विजिशन हासिल किया जाता है नॉलेज या स्किल थ्रू स्टडी एक्सपीरियंस या फिर सीख के। सो लर्निंग थ्योरीज है, सोशल लर्निंग थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग। नाउ द वैल्यूज। सो इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज की अगर हम बात करें, सो वैल्यूज एक बेस प्रोवाइड करती है, उसी बेस के ऊपर एटीट्यूड, परसेप्शन, मोटिवेशन और बिहेवियर होता है। सो नाउ वी हैव द वैल्यू सिस्टम, एथिक्स एंड द एथिकल बिहेवियर। सो वैल्यू क्या है? सिस्टम ऑफ बिलीव्स है, बिलीव्स का सिस्टम जो अफेक्ट करता है इस चीज को कि इंडिविजुअल किस चीज को सही डिफाइन करता है, बेहतर डिफाइन करता है, फेयर डिफाइन करता है कि इंडिविजुअल के लिए क्या चीज सही है, बेहतर है और फेयर है। और एथिक्स का मतलब क्या है? रिफ्लेक्ट्स द वे वैल्यूज आर एक्टेड आउट। एथिक्स जो है वो सिस्टम है मॉरल प्रिंसिपल्स का। और एथिकल बिहेवियर्स के मुराद का मतलब ये कि एक्शंस कंसिस्टेंट विद वंस वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज के मुताबिक जो है एक्शन जो है वो होना, उसको एथिकल बिहेवियर कहा जाता है। सो नाउ वी हैव द एथिकल क्लाइमेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से एथिकल क्लाइमेट होता है ऑर्गेनाइजेशन में? ये होता है बिकॉज ऑफ लीडर एंड दोज हु कंसीव द ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द वर्क वैल्यूज। So achievement. So achievement is the career advancement. What is achievement for you? Concern for other, दूसरों का concern होना, उनकी फिक्र करना. So compassionate behavior होता है ये, honesty, ईमानदारी होना, provision of accurate information, information आपसे ली जा रही है तो सही information दी जाए, गलत ना दी जाए, fairness होना, impartiality होना, यानी कि biasness ना होना, तरफदारी नहीं करना। एंड वैल्यूज अक्रॉस कल्चर्स, कल्चर्स के अक्रॉस वैल्यूज में फर्क आता है। एक कल्चर में एक चीज है तो दूसरे कल्चर में नहीं है। पावर डिस्टेंस में फर्क है, जो ऊपर के और नीचे के लेवल के लोग हैं उनके दरमियान किस हद तक फर्क किया जा रहा है। अब हमारे यहाँ बहुत सी जगहों पे ये फर्क बहुत ज्यादा है, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं भी है। सो कई डेवलप कंट्रीज में ज्यादा तौर पे यही होता है कि ये फर्क इतना ज्यादा नहीं है जितना हमारे यहाँ देखा जाता है। स्पेशली जितने ज्यादा हम ऐसे जगहों पर जाएं जो अनएजुकेटेड किस्म के लोग हैं, वहाँ ये फर्क और ज्यादा दिखाई देता है हमें। सो इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म, इंडिविजुअलिज्म है या कलेक्टिविज्म है, यानी कि मिल के डिसीजन लिए जा रहे हैं या टॉप के मैनेजर के टॉप मैनेजर जो हैं वो ले रहे हैं डिसीजन, तो इंडिविजुअलिज्म उसमें आ गई कि सिर्फ गिने चुने लोग डिसीजन ले रहे हैं। कलेक्टिविज्म ये कि मिलकर डिसीजन लेना। क्वांटिटी है या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है, गैर यकीनी सूरत हाल उसको अवॉइड करना, या फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फोकस है। तो ये तमाम चीजें वेरी करती हैं, फर्क आता है इनमें अक्रॉस कल्चर, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में। सो कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। सो एटीट्यूड के जो कंपोनेंट्स हैं इसमें हमारे पास कॉग्निटिव है जो कि थिंकिंग है, सोचने वाला है, अफेक्टिव है, फीलिंग है, फील करना, एंड बिहेवियरल यानी कि करना। सो टाइप्स ऑफ एटीट्यूड। अब इसमें जॉब सेटिस्फेक्शन है। जॉब सेटिस्फेक्शन इज द फीलिंग ऑफ प्लेजर, प्लेजर की फीलिंग होना, एंजॉयमेंट की होना, फुलफिलमेंट की फीलिंग होना, इन तमाम चीज़ों की फीलिंग होना जो कि वर्कर ड्राइव करता है अपनी जॉब से, उसकी जॉब से उसको मिलती है एक्चुअली। और जॉब इन्वॉल्वमेंट का मतलब है डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विद हिज हर जॉब, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन इट। किस हद तक एक एम्प्लॉय आइडेंटिफाई करता है अपनी जॉब के साथ, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हुआ उसके अंदर। और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, इसका मतलब है रेफर्स टू द कनेक्शन और बॉन्ड एम्प्लॉय हैव विद देयर एम्प्लॉयर, इनके जो कनेक्शन है या बॉन्ड है एम्प्लॉय का अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। सो एटीट्यूड्स जो जुड़े हुए हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ, वो कौन कौन से एटीट्यूड्स हैं? जो वर्क इटसेल्फ, जो काम खुद है वो खुद काम का होना, वो खुद जो है जुड़ा हुआ है एक जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। और को वर्कर जो साथ काम करने वाले लोग हैं, इसके अलावा प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज, पे यानी कि सैलरी वगैरह, वर्किंग कंडीशन, किस कंडीशन में काम करवाया जा रहा है उसको, कैसी कंडीशन दी जा रही है, सुपरविजन जो सुपरवाइज कर रहा है, जो ऊपर मौजूद है बॉस वगैरह, वो कैसा है। और जॉब सिक्योरिटी, जॉब कितनी सिक्योर है, कि जॉब आगे फ्यूचर भी है कि जॉब सिक्योर रहेगी या नहीं रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें। सो बैरियर्स टू चेंज एटीट्यूड, जो बैरियर्स हैं वो है प्रायर कमिटमेंट, पहले से कोई कमिटमेंट है वो, और अनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन यानी कि मुकम्मल ना होना, इनकम्प्लीट होना। सो नाउ द पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी है क्या असल में? पर्सनैलिटी का मतलब ये होता है कि पर्सन सिचुएशन इंटरेक्शन, यानी कि हाउ इज योर रिस्पॉन्ड इन अ सिचुएशन, आपका रिस्पॉन्ड कैसा होता है एक
सिचुएशन के अंदर। सो पर्सनैलिटी के लिटरल मीनिंग कहते हैं हम शख्सियत को। सो दोनों ही कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव प्रोसेस है, पर्सनैलिटी और एटीट्यूड। सो नाउ ये सब मेजर फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग पर्सनैलिटी, कुछ बड़ी फोर्सेस हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही हैं, असर डाल रही है पर्सनैलिटी पे। एक तो कल्चरल फोर्सेस, कल्चर से हर किसी की पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ता है। एक ही शख्स एक कल्चर में रहता है, फिर वो दूसरे कल्चर में जाता है, उसकी पर्सनैलिटी पे फर्क पड़ जाएगा। हेरिडिटी फोर्सेस, जो कुछ उसको मिला नस्ली तौर पे जो कुछ मिला उसको, वो उसका फर्क, उससे फर्क पड़ता है किसी भी शख्स के ऊपर। और उसके अलावा सोशल क्लास एंड ग्रुप अदर ग्रुप मेंबरशिप फोर्सेस, सोशल क्लास जो है, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास, उससे ताल्लुक है, उससे भी फर्क पड़ता है पर्सनैलिटी पे। और फैमिली रिलेशनशिप जो फोर्सेस होती है उनसे भी। सो नाउ द लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल जो है वो पर्सनैलिटी वेरिएबल होते हैं जो अफेक्ट करते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर को। सो ये इंटरनल भी हो सकता है या एक्सटर्नल भी। अगर किसी शख्स के अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है तो उसका बिलीव ये होगा पर्सनल कंट्रोल पे और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, वो अपने आप को जिम्मेदार ठहराएगा किसी भी काम का। और एक्सटर्नल अगर है तो बिलीव इन कंट्रोल बाय आउटसाइड फोर्सेस, वो इस चीज के ऊपर बिलीव रखता है कि आउटसाइड फोर्सेस कंट्रोल कर रही है उसको, यानी कि जैसे कि चांस है, फेट है, लक है, या दूसरे लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये चीज सोचता है। सो बिकॉज पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट द पैरामीटर फॉर पीपल्स बिहेवियर, दे गिव अस अ फ्रेमवर्क फॉर प्रेडिक्टिंग बिहेवियर। सो नाउ द ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी टाइप। ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी टाइप जो है वो कुछ इस तरह की है। रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक टाइप जो होती है वो इंडिपेंडेंट और प्रैक्टिकल होती है। इन्वेस्टिगेटिव है, ये जो होता है ये ऐसी पर्सनैलिटी होती है जो कि एनालिटिकल होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। और आर्टिस्टिक होता है अगर कोई, तो वो अपने हैंड का इस्तेमाल करता है और माइंड का इस्तेमाल करता है ताकि वो नई चीज़ों को बनाए, क्योंकि आर्ट एक आर्ट होता है, उसके अंदर एक आर्ट होती है। सो और उसके अलावा कुछ की पर्सनैलिटी सोशल होती है, वो डेडिकेटेड लीडर होते हैं, ह्यूमनिस्टिक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सपोर्टिव भी होते हैं। एंड इंटरप्राइजिंग होती है, ये वो लोग होते हैं जो कि पीपल लाइक टू वर्क विद पीपल टू इन्फ्लुएंस कर सकें, परसुएट कर सकें, लीड कर सकें लोगों को। ये जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, लोगों को परसुएट करना चाहते हैं और लीड करना चाहते हैं ताकि अचीव कर सकें ऑर्गेनाइजेशनल या फाइनेंशियल गोल्स। एंड कन्वेंशनल पर्सनैलिटी, अब ये जो होते हैं कन्वेंशनल पर्सनैलिटी, ये क्वाइट होते हैं, केयरफुल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेयर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और टास्क ओरिएंटेड होते हैं। नाउ द इमोशंस एंड मूड। सो अब आपके सामने फेशियल एक्सप्रेशंस दिखाया जा रहा है जो तस्वीर है इसके अंदर। सो हर तस्वीर के अंदर कुछ डिफरेंट इमोशंस यहाँ पे मौजूद है। टॉप लेफ्ट पे अगर हम देखें, सो पहला जो फेस है वो है न्यूट्रल, और उसके बराबर वाला जो दूसरा है वो है सरप्राइज का, और जो तीसरा फेस है वो है हैप्पीनेस का। और नीचे अगर हम देखें तो जो पहला वाला फेस है लेफ्ट का वो है फेयर का, डर का, और दूसरा है सैडनेस का, और तीसरा वाला जो आखिरी वाला है वो है एंगर का, यानी कि गुस्से का। तो ये फेशियल एक्सप्रेशन थे। अब है इमोशंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो इसमें फेल्ट इमोशन है, डिस्प्लेड इमोशन और इमोशनल लेबर। फेल्ट इमोशन जो असल इमोशन आपको फील हो रहा है, जो असल इमोशन है। डिस्प्लेड इमोशन जो आप इमोशन दिखा रहे हैं। और इमोशनल लेबर ये कि जो रिक्वायरमेंट होती है एक्चुअली, जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है, इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फीलिंग्स एंड एक्सप्रेशन टू फुलफिल द इमोशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ जॉब। इमोशनल रिक्वायरमेंट होती है जॉब की, सो वो इमोशनल लेबर के अंदर आता है। सो इंडिविजुअल बिहेवियर परसेप्शन। अब परसेप्शन आपके सामने दिखाया जा रहा है कि हर किसी का परसेप्शन अलग होता है। ये तीनों जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये गार्ड, ये तीनों की जो हाइट है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम हाइट है एक्चुअली इनकी। लेकिन हो सकता है कि आप में से बहुतों को शायद इनकी हाइट डिफरेंट दिखाई दे रही हो। सो ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है। सो परसेप्शन असल में है क्या? परसेप्शन का मतलब एक्चुअली होता है कि यूनिक इंटरप्रिटेशन करना किसी भी चीज़ की। हर चीज़, हर शख्स अपने हिसाब से परसीव करता है जो भी वो देखता है। और यहाँ पे जो परसेप्शन का दिया गया था, प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी एनवायरनमेंट इंप्रेशंस इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं सेंसरी एनवायरनमेंट को, यानी कि जो सेंसेस से उनको हासिल होती है चीज़, उसको वो ऑर्गेनाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं, उसकी वजाहत करते हैं इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को मीनिंग देने के लिए। सो हर कोई अपनी हिसाब से मीनिंग देता है अपने एनवायरनमेंट को। सो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? अब इम्पोर्टेंट क्यों है इसके बारे में जानना, इसके बारे में पढ़ना। सो पीपल बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर परसेप्शन। लोगों का जो बिहेवियर होता है वो परसेप्शन के ऊपर बेस करता है ऑफ व्हाट द रियलिटी इज, नॉट द रियलिटी इटसेल्फ, यानी कि जो असलियत है उसके ऊपर बेस नहीं करता लोगों का बिहेवियर, बल्कि इस पे करता है कि वो क्या चीज़ परसीव कर रहे हैं। लोग जिस चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं वो उसी को रियलिटी समझ रहे होते हैं, जबकि असल रियलिटी कुछ और होती है।
इसी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन ईजिली फैल जाती है कि लोगों का जो परसेप्शन होता है किसी चीज़ के बारे में वो कुछ और होता है। लोग एक चीज़ को गलत समझ रहे होते हैं, हालांकि असल में वो चीज़ गलत नहीं होती। तो यही इसी वजह से परसेप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो द वर्ल्ड दैट इज परसीव्ड इज द वर्ल्ड दैट इज बिहेवियरली इंपॉर्टेंट। सो उसी पे बिहेवियर लोगों का बनता है, जो लोग परसेप्शन लोगों का होता है, लोगों के ख्यालात जिस तरह से होते हैं। सो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस परसेप्शन, अब तीन चीज़ें हैं जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, उस पर असर डाल रही हैं। फैक्टर्स इन सिचुएशन, जो सिचुएशन वाले फैक्टर्स हैं जैसे कि टाइम, वर्क सेटिंग, सोशल सेटिंग। फैक्टर्स इन परसीवर, जो परसीवर खुद है उसके अंदर जो फैक्टर्स हैं, उसके एटीट्यूड्स, उसके मोटिव्स, उसके इंटरेस्ट, उसके एक्सपीरियंस, उसकी एक्सपेक्टेशन। और फैक्टर्स इन टारगेट, जो टारगेट के अंदर फैक्टर्स हैं, नोवेलिटी, इमोशन, साउंड, साइज, बैकग्राउंड और प्रॉक्सिमिटी, तीनों चीजें परसेप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सो नाउ दी सोशल परसेप्शन, the process through which individual attempt to combine, integrate and interpret information about others. सोशल परसेप्शन का मतलब ये कि ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए इंडिविजुअल जो है वो अटेम्प्ट करता है कंबाइन करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए इन्फॉर्मेशन दूसरों के बारे में। सो पर्सन परसेप्शन, मेकिंग जजमेंट अबाउट अदर्स, जजमेंट करना दूसरों के बारे में, ओपिनियन देना। सो एट्रीब्यूशन, अब एट्रीब्यूशन क्या है? द प्रोसेस थ्रू व्हिच इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू डिटरमाइन द कॉजेस ऑफ अदर बिहेवियर, यानी कि दूसरों का जो बिहेवियर है उसके कॉज को डिटरमाइन करना, कि यानी कि जो दूसरे का बिहेवियर है उसके पीछे क्या कॉज है, क्या वजह है। सो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर क्या है? बुनियादी जो एक गलती होती है लोगों से, वो क्या होती है? द टेंडेंसी टू एट्रीब्यूट अदर एक्शंस टू इंटरनल कॉजेस व्हाइल लार्जली इग्नोरिंग द एक्सटर्नल फैक्टर दैट में आल्सो इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर, यानी कि लोगों का ये रुझान होता है कि वो दूसरा शख्स जो एक्शन कर रहा है या कोई भी काम कर रहा है उसको वो कहते हैं कि ये उसके अपने इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, जो उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी अपनी पर्सनैलिटी है उसकी वजह से हो रहा है, लोग ये कहते हैं। जबकि वो लार्जली तौर पे, ज़्यादा तौर पे इग्नोर कर रहे होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, जो बैरूनी फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर रहे होते हैं कि उनका भी दबाव है उस शख्स पे, इस वजह से वो शख्स इस तरह से बिहेव कर रहा है। सो ये एक फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर होता है। So, impression management, self impression is the process by which people attempt to manage or control the perceptions or other form of them, यानी कि अपने बारे में दूसरों के परसेप्शन को कंट्रोल करने, इसको हम कहते हैं सेल्फ प्रेजेंटेशन। सो व्हाट मैटर्स मोस्ट, हाउ यू सी योरसेल्फ, आप अपने आप को किस तरह दिखते हैं ज़्यादा मैटर करता है, और यही चीज़ इस तस्वीर में आपको दिखाई जा रही है। सो नाउ द एम्प्लॉय इंप्रेशन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, दो चीज़ें हैं, डिमोशन प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी एंड प्रमोशन एनहांसिंग स्ट्रेटजीज। डिमोशन प्रिवेंटिव में आता है अकाउंट्स, अपॉलॉजीज, डिसएसोसिएशन। अब कोई चीज़ गलत हो जाती है तो वहाँ पे तीन चीज़ें हुई, अकाउंट्स किया, उसको अपॉलॉजी की और डिसएसोसिएशन कर दी, उससे ताल्लुकी का इजहार किया। और जब कोई अच्छी चीज़ हुई, प्रमोशन एनहांसिंग स्ट्रेटजी, उसको बढ़ाया जाता है। एंटाइटलमेंट होती है, एनहांसमेंट, ऑब्स्टिकल, डिस्क्लोजर और एसोसिएशन, उससे जोड़ा जाता है। ये इसकी डिटेल आ चुकी है पिछले लेसन्स में। सो परसेप्शंस एंड डिसीजन मेकिंग, टू इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग फेसेस, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और अल्टरनेटिव डेवलपमेंट करना। सो नाउ वी हैव द मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग इन ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बेस्ड मेथड है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कंप्यूटर बेस्ड मेथड है, एमआईएस वगैरह है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है जिसमें आइडियाज जो है वो वेलकम किया जाता है, क्रिटिसिज्म को आउट किया जाता है, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, ग्रुप होता है इसमें, और डेल्फी टेक्निक, डेल्फी मेथड होता है। सो मोटिवेशन, the set of processes that allow direct and maintain human behavior toward attaining some goal। जब मोटिवेशन होती है तो उससे इंसान का जो एक बिहेवियर होता है वो किसी गोल को हासिल करना चाहता है। सो मोटिवेशनल थ्योरीज हैं कई सारी। सो व्हाई डू वी केयर, एक्चुअली परफॉर्मेंस दोबारा आ गया है। सो परफॉर्मेंस जो है वो फंक्शन है एबिलिटी का, मोटिवेशन का और अपॉर्चुनिटी का, तीन चीज़ों से परफॉर्मेंस आती है। सो इंटीग्रेटेड इंडिविजुअल, इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है इंडिविजुअल वर्क टू इंडिविजुअल मोटिवेशन टू वर्क, इसमें मोटिवेशन होती है एक शख्स को तो वो परफॉर्म करता है तो सेटिस्फेक्शन होती है। सो स्ट्रेटजीज फॉर मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, एक तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, बिहेवियर को मॉडिफाई करना, चेंज करना, एक तो ये है इस तरीके से एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाए, और दूसरा जॉब डिजाइन, आउटलाइनिंग करना टास्क वगैरह को। सो चैलेंजेस ऑफ मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, चैलेंज क्या है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का? चैलेंजेस हैं, जाहिर बात है एम्प्लॉय को मोटिवेट करना आसान नहीं है। चेंजिंग वर्कफोर्स चेंज हो रही है, यंगर जनरेशन की जो एम्प्लॉय है उनकी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट है, और एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बेबी बूमर। बेबी बूमर से मुराद वो लोग जिनकी पैदाइश जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई थी, फौरन बाद हुई थी या उसके कुछ सालों बाद हुई थी। सो पीपल हैव डाइवर्स, मोर डाइवर्स वैल्यूज एंड रिजल्ट्स
इन मोर वैरायटी इन व्हाट मोटिवेट्स एम्प्लॉइज। सो डाइवर्सिटी पाई जाती है कि किसको क्या चीज़ मोटिवेट करती है। एंड कल्चरल वैल्यूज भी है, ग्लोबलाइजेशन से भी डाइवर्सिटी में इजाफा हुआ है, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो एक इंट्रैक्शन हो रहा है उससे भी इजाफा हुआ है। एंड स्पेशल इशूज इन मोटिवेशन, कुछ स्पेशल इशूज आते हैं जब मोटिवेट किया जाता है लोगों को, मोटिवेटिंग प्रोफेशनल, इनको मोटिवेट करना अलग, जाहिर बात है डिफरेंट है, प्रोफेशनल को मोटिवेट करना, कंटिजेंट वर्क है जो टेम्प्रेरी होती है इनको मोटिवेट करना अलग है, डाइवर्सिफाइड वर्कर को मोटिवेट करना अलग है, और लो स्किल्ड सर्विस वर्कर्स इनको मोटिवेट करना अलग है, और मोटिवेटिंग पीपल डूइंग हाईली रेपिटेटिव टास्क, जो हाईली रेपिटेटिव टास्क कर रहे हैं, यानी बार बार एक ही काम करना है वाला टास्क, इस तरह का टास्क कर रहे हैं, तो उनको मोटिवेट करना एक अलग है। सो इम्प्लीकेशंस फॉर मैनेजर, यानी कि सजेशन क्या है मैनेजर के लिए, वो रिकग्नाइज करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, हर शख्स दूसरे शख्स से अलग है, इस बात को मैनेजर को रिकग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए, उसको गोल को यूज करना चाहिए, फीडबैक को यूज करना चाहिए, और अलाउ एम्प्लॉयज टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन दैट अफेक्ट देम। अब ऐसे डिसीजन जो एम्प्लॉय को अफेक्ट कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं, तो उसमें एम्प्लॉय को भी फिर पार्टिसिपेट किया जाए ऐसे डिसीजंस के अंदर। एंड लिंक रिवार्ड टू परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को रिवार्ड के साथ लिंक कर दिया जाए, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस उतना ज्यादा रिवार्ड। एंड चेक दिस सिस्टम फॉर इक्विटी, यानी कि बराबरी के लिए सिस्टम को देखा जाए कि बराबरी है या नहीं। सो अब ये दोबारा आ गया ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट, जब समझा जाएगा इवेंट्स को तो प्रेडिक्ट भी किया जाएगा और इन्फ्लुएंस भी किया जाएगा। सो बेसिक ओबी मॉडल इंडिविजुअल लेवल से स्टार्ट होता है, फिर ग्रुप बनता है उसका, और फिर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल। तो ये था आज का लेसन नंबर 16, जिसके अंदर रिव्यू था 15 जितने भी पिछले 15 लेक्चर्स थे उनका। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस स्लाइड आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक नहीं मिले उसके आप नीचे कमेंट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।